हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। द सर्मन एट बनारस। पहले आता है सर्मन का मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर ही सारी हमारी स्टोरी आज बेस्ड है। सर्मन मीनिंग अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट, मतलब मॉरल सब्जेक्ट या रिलीजन पे जब कोई स्पीच दी जाती है तो उसको टर्म दिया गया है सर्मन। ठीक है। एट बनारस, बनारस क्या है? एक सिटी है उत्तर प्रदेश में। ओके, लेट्स कम टू दिस बिफोर यू रीड। अच्छा, बिफोर यू रीड में हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वार्म अप एक्सरसाइज होती है और इसमें कुछ जो चैप्टर में आने वाले एक्सप्रेशन या फ्रेजेस दिए होते हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए हम वो डायरेक्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे और समझेंगे भी। गौतम बुद्धा बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। तो गौतम बुद्धा जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के, बुद्धिस्ट धर्म के, उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इनकी मृत्यु कब हुई? 483 बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट में क्या है? उल्टा समय चलता था। 500 में इनका जन्म हुआ था और 400 समथिंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जन्म एक नॉर्दर्न इंडियन फैमिली में हुआ था और जब ये 12 साल के थे तो तब इन्हें कहाँ दूर स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था। तो तब क्या होते थे? राजा और राजा के बेटे को ही पढ़ने का अधिकार होता था, मतलब जो रॉयल फैमिलीज से होते थे उनको ही पढ़ने का अधिकार होता था। और वो क्या है, उन्हें गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा जाता, जहाँ की उन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर मतलब हिंदू ग्रंथ की शिक्षा दी जाती थी। और जब वो वहाँ से 4 साल बाद लौटे तो उनकी शादी एक प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या होती है? राजा की बेटी से कर दी गई है। तो उस जमाने में हमेशा ये मैरिज का स्टेटस मेंटेन किया जाता था। जो प्रिंस होगा उसकी शादी हमेशा एक प्रिंसेस से होगी। ठीक है। तो ये कल्चर फॉलो किया जाता था। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। ठीक है। तो गौतम सिद्धार्थ की शादी जब उस राजकुमारी से हुई तो उनका क्या हुआ? एक बेटा हुआ जो कि केवल 10 साल तक जिया। बिफिटेड मीन्स अप्रोप्रिएट और उपयुक्त जिसे आप कह सकते हो। तो वो केवल 10 साल तक जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियर टू फोर का मतलब होता है अप टू दिस टाइम। ठीक है। तो राजा प्रिंस मतलब जो गौतम बुद्ध थे वो जब 25 years के हुए तो उन्होंने क्या हुआ? अपना घर छोड़ दिया। जो सफरिंग वगैरह थी, दुख तकलीफ थी दुनिया की, उन सब से उन्हें शील्ड मतलब बचा के रखा गया था क्योंकि वो एक प्रिंस थे। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन देन। अच्छा, तो जब वो एक बार शिकार पे थे तो बाई चांस, चांस अपॉन मीन्स एक्सीडेंटली, उन्हों वो किससे मिले? एक सिक मैन से मतलब बीमार आदमी से, देन एन एज्ड मैन एक बूढ़े आदमी से, देन फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब एक शव यात्रा जा रही थी तो उन्होंने वो देखा। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। ठीक है। एक भिक्षुक जो भिक्षा मांग रहा था। तो ये 4 लोग उन्होंने देखे जब वो बाहर हंटिंग पे गए हुए थे। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, उसको बरी या जलाया जाता है। और फिर उसके बाद एक मंक देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows that concerning the sorrows he had witnessed। अब वो क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने इन 4 लोगों को देखा फिर वो क्या हुआ? एकदम अपने घर से निकल पड़े एनलाइटनमेंट की खोज में। एनलाइटनमेंट क्या होता है? अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है। मतलब लाइफ को समझने के लिए अपने घर से निकल पड़े। ठीक है। ही वॉन्डर्ड का मतलब होता है भटकना, इधर उधर भटकना। फॉर 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay। vowed का मतलब होता है promise। ठीक है। तो वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे। फिर उसके बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने क्या किया? वाव किया, प्रॉमिस किया। अंटिल एनलाइटनमेंट, तो वो क्या है? वहां पर बैठ के उस जगह पे ध्यान लगाते रहे जब तक कि एनलाइटनमेंट नहीं मिल गया।
Enlightened after 7 days, और 7 साल इधर उधर भटकने के बाद जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और 7 दिन के बाद ही रीनेम द ट्री ऑफ बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, तो उस जिस पीपल के पेड़ के नीचे जब वो बैठे हुए थे 7 साल के बाद वो अपने ध्यान से बाहर आए और उस पेड़ का नाम ही उन्होंने बोधि ट्री रख दिया। बोधि का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। एंड began to teach and to share his new understanding। एंड इन 7 सालों में 7 दिनों में जो उन्हें इनलाइटनमेंट मिला था, जो समझ उन्हें मिली थी, वो उन्होंने लोगों में बांटनी शुरू कर दी सरमन के द्वारा। सरमन मतलब अ मॉरल स्पीच। एट दैट पॉइंट ही बिकेम known as the Buddha, the awakened or the enlightenment। और उस समय लोगों ने उनको बुद्धा कहना शुरू कर दिया, मतलब उनका नाम ही बुद्धा के नाम से फेमस हो गया। क्योंकि बुद्धा किसे कहा जाता है? अ एनलाइटेंड पर्सन, अ अवेकेंड पर्सन, मतलब जिसकी सारी इंद्रियों पर काबू हो और जो एक एनलाइटेंड पर्सन हो, दुनिया का ज्ञान हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। और बुद्धा ने अपनी पहली रिलीजियस स्पीच कहाँ दी? बनारस में दी। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। और इस जगह को मोस्ट होली कहा जाता है अगर कोई यहाँ पर डुबकी लगाए तो। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। और जो उन्होंने सरमन बनारस में पहली बार दिया था उसको प्रिजर्व करके रखा गया, मतलब जिस तरह से उन्होंने बोला था उस सबको एज इट एज लिख के दस्तावेजों में प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और उसका यहाँ पे विवरण किया गया है, बताया गया है कि क्या था वो सरमन। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन inscrutable kind of suffering। inscrutable क्या होता है? something which cannot be understood। ठीक है, इस तरह का सफरिंग जो शायद समझा ना जा सके, तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की है एक स्टोरी के थ्रू। कीसा गौतमी, अब इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो कीसा गौतमी है उनका नाम। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." ठीक है, कीसा गौतमी जिसका एकमात्र बेटा जो कि अब मर चुका है, तो वो उसके दुख में इतनी दुखी, उसकी मृत्यु से इतना दुखी हो गई कि अपने बच्चे की वो डेड बॉडी को लेकर अपने नेबरहुड में हर घर में गई और उनसे दवाई मांगने लग गई कि इसको ठीक कर दो। और लोगों ने उसे कहा कि ये शायद पागल हो गई है अपने बेटे के गम में। एट लेंथ मतलब आफ्टर सम टाइम, कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अब वो क्या रिक्वेस्ट कर रही थी? शी वॉज आस्किंग फॉर द मेडिसिन। लोगों से वो मेडिसिन मांग रही थी जिससे उसका बेटा ठीक हो सके, वापस जिंदा हो सके। लेकिन किसी के पास मेडिसिन नहीं थी, सब उसे पागल बोल रहे थे। लेकिन फाइनली वो एक ऐसे आदमी से मिली जिसने उसकी रिक्वेस्ट का आंसर दिया। आई कैनॉट गिव दी, दी मतलब होता है यू। ठीक है, मेडिसिन फॉर दाई, दाई का मतलब होता है योर। ये क्या है? शेक्सपियरन लैंग्वेज है, शेक्सपियरन इंग्लिश है। ठीक है, दी मीन्स यू, दाई मीन्स योर, कि मैं आपको आपके बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन मैं एक ऐसा फिजिशियन मतलब डॉक्टर जानता हूँ जो आपको दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, गर्ल कौन? कीसा गौतमी ने क्या कहा? प्रे टेल मी, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी बताइए सर, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। ठीक है, तो ये वही बुद्धा है, गौतम बुद्धा। इनको क्या बोलते हैं? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। ठीक है, वो रिपेयर मीन्स अ स्टाइलिस्टिक यूज, वेंट टू मतलब वो उसके पास गई और रोने लग गई, बोली लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान, एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। वो कहती है हे भगवान मुझे दवाई दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो सके। द बुद्धा आंसर्ड, I want a handful of mustard seed। And when the girl in her joy promised to procure, procure means get it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। ठीक है, वो कहता है कि जाओ पहले एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। ठीक है, सरसों के दाने लेके आओ। तो वो कीसा गौतमी बड़ी खुश हो जाती, कहती बस ये अभी लेके आती हूँ। लेकिन गौतम बुद्धा उसे वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि मस्टर्ड सीड उसी घर से लेके आना जहाँ पर किसी बच्चे की, किसी के हस्बैंड की या किसी के पेरेंट्स या फ्रेंड की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से लेके आना।
पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, और बेचारी कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर, एंड द पीपल पिटीड हर एंड आस्क्ड, लोगों ने उस पर दया खाई और उसे कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, कहते तुम्हें मस्टर्ड सीड चाहिए, ये ले जाओ। लेकिन when she asked, did a son or daughter, a father, mother die in your family, क्या तुम्हारे घर में किसी बच्चे की मदर, फादर या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है? they answered her, और उन्होंने क्या जवाब दिया? alas, मतलब बड़े दुख की बात है, the living are few but the dead are many, मतलब जिंदा लोग तो बहुत कम हैं लेकिन मर बहुत सारे गए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और वो कहते हैं कि हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ। And there was no house but some beloved one had died in it, कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें वहाँ में कोई ना कोई मौत ना हुई हो। कीसा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, वियरी मतलब बहुत थक गई थी और होपलेस भी हो गई थी, एंड सैट डाउन द वे साइड मतलब रोड के किनारे वो थक हार के बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और क्योंकि शाम हो चुकी थी उसको ऐसा मांगते मांगते घर घर जाते जाते, तो वो रोड के किनारे बैठ जाती है थक हार के शाम के टाइम, और उस टाइम क्या है, देखने लगती है सिटी की लाइट्स को, एज दे फ्लिकर अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो क्या देखती है कि बत्तियां जो हैं बंद बुझ रही हैं, ठीक है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजीन्ड एवरीवेयर, और उसके बाद आखिर में सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, ठीक है, और वो इसको इंसान का भाग्य मानती है। that their lives flicker up and are extinguished again, मतलब इंसान की भी जिंदगी ऐसी होती है, बंद बुझ और फाइनली बुझ जाती है। and she thought of herself, और वो अपने बारे में सोचने लगती है, how selfish am I in my grief, death is common to all, वो अपने बारे में कहती है कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मैं अपने दुख में इतनी स्वार्थी हो गई हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। डेथ तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सबको आती है, मतलब जब जिसका टाइम आता है उसको आती है, तो हर घर, उसने एक एग्जाम्पल देखा कि वो जिस घर में भी गई वहाँ पे कोई ना कोई मरा हुआ था, ठीक है, मतलब डेथ हो रखी थी। तो केवल उसका बेटा ही नहीं मरा था, हर घर में किसी ना किसी की डेथ हो चुकी थी, तो ये तो बहुत आम बात है। येट in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness, तो वो कहते हैं इस दुनिया में देखो, इंसान क्या है, मॉर्टल बीइंग है, वो जिंदा है, मतलब पैदा हुआ है, जीता है, फिर मर जाता है, लेकिन इंसान अपने आप को इमॉर्टल भी बना सकता है अगर वो अपने सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दे, मतलब सेल्फिश होना बंद कर दे, तो वो इमॉर्टल हो जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, ठीक है, वो कहते हैं, गौतम बुद्धा कहते हैं कि इस दुनिया में जो मॉर्टल बीइंग है, मतलब जो इंसान है, उसकी लाइफ क्या है, बहुत ही ट्रबल्ड है, मतलब बहुत ही मुसीबतों से भरी है, एंड ब्रीफ बहुत शॉर्ट है। इंसान देखिए कितना जीता है, 60 70 80 90, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम लोग जो जीते हैं 90 साल, एंड कंबाइंड विद पेन, और इस पूरी ज़िंदगी में 80 90 साल की उम्र में वो क्या है, दुखी ही रहता है, एक या अनेक कारणों से, ठीक है। For there is no any means by which those that have been born can avoid dying, ठीक है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि किसी भी चीज से या कुछ भी करके इंसान जो कि पैदा हुआ है वो मरना अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है, कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन खत्म भी होगा, मरेगा। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, मतलब ओल्ड एज पे पहुंचने के बाद उसके बाद कुछ और नहीं है, डेथ ही है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग का तो यही नेचर है, यही उनकी लाइफ प्रोसेस है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जब कोई फ्रूट क्या है, पक जाता है तो उसके गिरने की 100% संभावना होती है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उसी तरह से एक इंसान जो पैदा हुआ है उसके डेथ का हमेशा डेंजर बना रहता है। अभी देखो, हर इंसान तो ओल्ड एज में आने के बाद नहीं मरता है ना, किसी की मृत्यु तो अल्पकाल, मतलब अनटाइमली हो जाती है, जैसे कि कोई बचपन में ही मर जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु
टीनेज में हो जाती है, कुछ बड़े होके होते हैं, तो इसलिए जो पैदा हुआ है कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो एक सर्टेन एज में ही आके मरेगा, कभी भी मृत्यु हो सकती है। एज ऑल अर्दन वेसल का मतलब होता है मटके, मिट्टी के जो मटके बने होते हैं ना, मेड बाय द पॉटर, जिन्हें किसने, एक पॉटर मतलब कुम्हार ने बनाया है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, और वो जो मटके जो होते हैं, अर्दन वेसल या पॉट जो होते हैं, वो अल्टीमेटली टूटने के लिए ही बने होते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, वैसे ही हम इंसानों की लाइफ होती है, बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड हु आर वाइज, सब, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, चाहे वो बुद्धू हो या वाइज लोग हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मरना होता है। डेथ इतनी पावरफुल है कि उसको कोई एस्केप नहीं कर सकता, उससे कोई भाग नहीं सकता। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, बेवकूफ हो या बहुत बुद्धिमान हो, हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। ऑफ दोज who overcome by death depart from life. A father cannot save his son. कहते हैं कि वो लोग जो डेथ को ओवरकम कर लेते हैं, मतलब डेथ को समझ लेते हैं या डेथ से डरना बंद कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ मतलब वो लाइफ को डिपार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन मतलब रिलेटिव्स देयर रिलेशन, और कोई भी रिलेटिव अपने रिलेशन को नहीं बचा सकता। मार्क मतलब समझो इस बात को, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, कि जब कोई रिश्तेदार अपने अपनों की मृत्यु पे बहुत दुखी होता है, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और उसी तरह एक के बाद एक मृत्यु होती जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी होगा तो वो अपनी हेल्थ खराब करेगा, और हेल्थ खराब करेगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर वो भी जल्दी ही चल बसेगा। तो इस तरह से वो एक के बाद एक जल्दी जल्दी मरते हैं। लाइक एन ऑक्सन दैट इज लेड टू द स्लॉटर, स्लॉटर मतलब ऐसी जगह जहां पर गाय को काटा जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, एफ्लिक्टेड मतलब होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग, इसलिए क्या होता है, सारी दुनिया में लोग इसी बात से परेशान हैं कि डेथ, डेथ नाम की चीज से वो, डेथ से और डीके से मतलब मरने से वो सफर करते हैं। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए कहा जाता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मरने का गम नहीं मनाते। Knowing the terms of the world, वो इस दुनिया की रीत को जानते हैं कि मरना एक अनअवॉइडेबल प्रोसेस है, कि हर इंसान को जो पैदा हुआ है उसने मरना ही है, तो दुख काहे का मनाना भाई। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind, ना रोने से ना दुखी होने से आप मन का चैन नहीं पा सकते हो, इससे तो आदमी का मन और बेचैन रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उल्टा क्या होता है, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, अगर आप किसी के जाने से दुखी होगे तो आपका दुख और बढ़ेगा और आप अपने शरीर को भी कष्ट दोगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, देखिए पेल का मतलब वही, सिक का मतलब बीमार, ठीक है, कि आप अपने आप को बीमार कर लोगे। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, क्योंकि आप अपने दुख से मरने वाले को जीवित नहीं कर सकते या उसको मरने से रोक नहीं सकते। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, ही हु सीक्स पीस, जो शांति पाना चाहते हैं, शुड ड्रॉ, उन्हें क्या करना चाहिए, दुख के भंवर से बाहर निकलना चाहिए। एंड कंप्लेंट, उन्हें ना तो कंप्लेंट करनी चाहिए ना ही दुखी होना चाहिए, ठीक है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जो कंप्लेन करना बंद कर देगा, दुखी होना बंद कर देगा, उसी को ही मन की शांति मिलेगी। He who has overcome all, who has composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from the sorrow. वो जो कि सारे दुख से ऊपर उठ जाएगा, वही दुख से ही अपने आप को फ्री कर पाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और वही एक ब्लेस्ड सोल होगी। ओके, तो कहने का सीधा सा मतलब है, इस चैप्टर का जो सार है पूरा, वो या निचोड़ जो है वो सिर्फ एक ही बात में है कि हम इतना दुखी होते हैं अपने लव्ड वन को, अपने रिलेटिव्स को मरता हुआ देख के, उनके सफरिंग को देख के, उनकी डेड बॉडी को देख के या उनके डेथ को देख के, कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ अपने सौरों को बढ़ाना है, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, न मन की शांति और ना ही खुशी।
इससे हमें क्या मिलता है? सिर्फ दुख और तकलीफ, और हम अपने आप को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और फिर हम भी जल्दी ही उसी तरह मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए जब हमें पता है, या इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि मृत्यु एकमात्र सच्चाई है इस दुनिया की, कि जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा, तो काहे का दुख होए। ठीक है? तो इस सच्चाई को वैसे समझना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेट सच यही है। और जिस दिन हम इस सच को समझ जाएंगे, उस दिन हमें दिमाग की शांति और सुख मिलेगा। Thank you so much. I hope you have understood. Please like, share, and subscribe my channel. And if you have any doubt, please comment in the comment box and ask me your doubts.